नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी जहां करीब 13,000 रुपए सस्ती हुई है, वहीं सोने के दामों में भी बड़ी कमी आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता के बीच आई यह गिरावट निवेशकों और आम खरीदारों के लिए निवेश का एक बेहतरीन मौका साबित हो रही है। असम चुनाव की सियासी आग की लपटें अब झारखंड तक पहुंच गई हैं। लपटों की आंच इतनी तेज है कि झारखंड की गठबंधन सरकार झुलसने के करीब है। कांग्रेस और जेएमएम ने एक दूसरे खिलाफ तलवारें खींच ली हैं। जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस की तुलना विषैले सांप से कर दी है। इसके जवाब में कांग्रेस ने अपनी ही सरकार को अपराध से निपटने में फेल करार दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार माइनिंग लॉबी के दबाव में किसानों को उचित मुआवजा नहीं दे रही। बयानों में इतनी कड़वाहट आ गई है कि हेमंत सोरेन सरकार पर खतरा भी आ सकता है। असम चुनाव का नतीजा झारखंड की सियासत पर भी असर। असम विधानसभा चुनाव का परिणाम इस बार देश की राजनीति के साथ साथ झारखंड की सियासत पर भी बड़ा असर डाल सकता है। यह चुनाव दरअसल राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में जेएमएम के कद और हेमंत सोरेन के किरदार को तो तय करेगा ही, साथ ही हेमंत सोरेन की पैन इंडिया संभावित छवि को भी तय करेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि असम चुनाव में खुद को नापने उतरा जेएमएम आखिर नुकसान पहुंचाएगा तो किसको। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन में साथ हैं, लेकिन असम में खुलकर एक दूसरे के खिलाफ उतर चुके हैं। ऐसे में अगर चुनाव परिणाम आदिवासी वोटों के बिखराव पर तय हुआ तो जाहिर है कि झारखंड में इसका असर गठबंधन पर भी पड़ सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपने राज्य में स्टार प्रचारक के रूप में सबसे लोकप्रिय हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने बुधवार को असम में विधानसभा चुनाव प्रचार की धुआंधार शुरुआत की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उत्साहित करने वाली बात यह है कि असम में पार्टी की पहली चुनावी सभा सफल मानी जा रही है। जामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि जब बीजेपी के इशारे पर ईडी ने हमारे नेता हेमंत सोरेन को गलत मामले में जेल भेजा था तो विपत्ति के समय में हमें एसेट के रूप में कल्पना सोरेन मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद धेमाजी के गोगामुख में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भारी जनसैलाब को देख गदगद हुए पीएम ने दावा किया कि असम में इस बार भाजपा एनडीए की जीत की हैट्रिक लगनी तय है। पीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के स्वघोषित राजकुमार की पराजय की सेंचुरी लगने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इस अंदाज में भी सरकार बनाती रही है। इन दिनों बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड चर्चा में है। कहा तो जा रहा है कि मिशन बिहार फतह के बाद भाजपा के रणनीतिकारों का अगला मिशन झारखंड और पश्चिम बंगाल है। बीजेपी दरअसल उत्तर पूर्वी राज्यों में अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। मकसद यह है कि वर्तमान केंद्रीय सरकार जनता दल यू और टीडीपी के भरोसे टिकी हुई है। यही वजह भी है कि जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के सांसदों की संख्या भले कम हो, लेकिन इनकी नाराजगी का असर सीधे केंद्र सरकार पर पड़ता है। झारखंड की राजनीति के इर्द गिर्द बीजेपी और जामुमो की जोड़ी के चर्चे परवान पर हैं। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली स्थित कथित शीश महल विवाद के बाद जिस तरह राजनीतिक माहौल बदला था, उसी तरह की तुलना अब झारखंड में होने लगी है और रांची में प्रस्तावित नए मुख्यमंत्री आवास को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ सरकार इसे आधुनिक और स्थायी सरकारी संपत्ति बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे फिजूल खर्ची और दिखावे की राजनीति करार दे रहा है।
करोड़ से ज्यादा की लागत वाले इस प्रोजेक्ट ने झारखंड की राजधानी में विकास बनाम विलासिता की बहस छेड़ दी है और प्रदेश की राजनीति को गर्म कर दिया है। विपक्ष अब इसे मुद्दा बनाने में जुट गया है। झारखंड, असम या फिर बंगाल या फिर देश का वह कोई भी राज्य जहां आदिवासी आबादी बसी हो, वहां अब हेमंत सोरेन का चेहरा स्थापित करने की तैयारी जोरों पर है। फिलहाल बात असम के चाय बागानों से निकली है, जिनके मुद्दों को उठाकर हेमंत सोरेन राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े ट्राइबल नेता के तौर पर उभरते नजर आ रहे हैं। बिहार में अपने तेवर दिखाने के बाद अब असम से लेकर देश के दूसरे आदिवासी बहुल राज्यों तक जेएमएम अब उनकी पहचान को व्यापक बनाने में जुटी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़ान 2.0 योजना को मंजूरी दी है, जिससे झारखंड में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत देश भर में 100 नए एयरपोर्ट विकसित होंगे, जिसका लाभ रांची सहित पूरे राज्य को मिलेगा। योजना वित्त वर्ष 2026 से 27 से 2035 से 36 तक लागू रहेगी, जिसके लिए 28,840 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। यह पहल सरकार के 2047 तक विकसित भारत के विजन के अनुरूप है। झारखंड के चाईबासा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2010 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके डॉक्टर अरुण कुमार का नाम स्वास्थ्य विभाग की 2026 की तबादला सूची में रांची के क्षेत्रीय उपनिदेशक के पद पर पदोन्नत दिखाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाईबासा सदर से 29 जुलाई 2020 को जारी एक आधिकारिक पत्र में डॉक्टर अरुण कुमार को 1 अगस्त 2010 से प्रभावी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की गई थी। झारखंड के डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई अब पूरी तरह बंद कर दी गई है। 31 मार्च को सभी कॉलेजों में इंटर के शिक्षकों का आखिरी कार्य दिवस रहा। इसके बाद उन्हें कॉलेज नहीं आने को कह दिया गया है। सभी शिक्षकों की सेवा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। शिक्षकों के साथ साथ इंटर सेक्शन के शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी अल्टीमेटम दे दिया गया है। उन्हें जून के बाद काम से हटा दिया जाएगा। अब 3 नहीं 4 अप्रैल को झारखंड बंद का कार्यक्रम तय किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने पूर्व घोषित झारखंड बंद के कार्यक्रम की तिथि में गुड फ्राइडे त्योहार के कारण बदलाव किया है। भाजपा ने झारखंड बंद के पीछे राज्य की खराब और लचर कानून व्यवस्था को ठहराया है। जारी आदेश में कहा गया है कि भाजपा सर्वपंथ संभाव पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए किसी भी धर्म संप्रदाय के कार्यक्रम में भाजपा बाधक नहीं बनना चाहती। उन्होंने कहा कि राज्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष में अपने बजट का लगभग 76% खर्च किया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मन्या सम्मान योजना की बदौलत 84.98% राशि खर्च कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नगर विकास एवं कार्मिक विभाग ने 100% बजट उपयोग किया। इस विभाग के अधीन राज्य की सबसे बड़ी मन्या योजना थी। 23,865 करोड़ रुपए के बजट में से महिला एवं बाल विकास विभाग ने 20,281.78 करोड़ रुपए खर्च करने में सफलता पाई है। खर्च के आकलन से स्पष्ट होता है कि जिन विभागों में कर्मियों की कमी है, वे राशि व्यय करने में पीछे रह गए हैं। रांची की एक महिला यात्री और उनके बच्चे को वंदे भारत एक्सप्रेस में खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ने का आरोप है। महिला को गंभीर एलर्जी हुई, जबकि बच्चे को दस्त की शिकायत हुई। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता और पानी पर सवाल उठाए, साथ ही स्टाफ के असंवेदनशील रवैये की शिकायत की। प्राप्त जानकारी के अनुसार रांची निवासी आयुषी सिंह 27 मार्च को ट्रेन संख्या 22,500 के कोच E1 में यात्रा कर रही थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि यात्रा के दौरान भोजन करने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें गंभीर एलर्जी की समस्या हो गई। साथ ही उनके बच्चे की भी तबीयत खराब हो गई। एएसपी सौरभ ने जिले में व्यापक फेरबदल किया। इसके तहत कई थाना प्रभारी सहित जिले में कुल 16 पुलिस अधिकारियों का स्थान परिवर्तन किया गया है। एसपी द्वारा जारी आदेश के तहत सभी अधिकारियों को अविलंब अपने नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने का आदेश दिया गया है।
जेई मेन परीक्षा में फर्जीवाड़ा व गड़बड़ी का मामला सामने आते ही राधा गोविंद यूनिवर्सिटी स्थित परीक्षा केंद्र को रद्द कर दिया गया है। अब 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक होने वाली ऑनलाइन परीक्षा इस सेंटर पर नहीं होगी। परीक्षार्थी रांची के टुपुदाना सहित अन्य परीक्षा केंद्र में परीक्षा में शामिल होंगे। इस बाबत परीक्षार्थियों को ऑनलाइन सूचित भी कर दिया गया है। इधर मामला सामने आने के बाद रामगढ़ उपायुक्त की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आलोक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने इस आशय से संबंधित मेल राधा गोविंद यूनिवर्सिटी को भेज दिया है। राज्य में दामोदर वैली कारपोरेशन डीवीसी क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का नया बिजली टैरिफ आदेश लागू हो गया है। 1 अप्रैल से प्रभावी इस आदेश में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का ट्रू अप, 2025 से 26 का एपीआर तथा 2026 से 27 से 2030 से 31 तक की मल्टी ईयर टैरिफ अवधि शामिल की गई है। नए टैरिफ ढांचे में अधिकांश उपभोक्ता श्रेणियों पर बिजली दरों का अतिरिक्त बोझ बढ़ा है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को सीमित राहत दी गई है। घरेलू श्रेणी के लिए ऊर्जा शुल्क 4 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 4.25 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बुधवार का दिन यादगार बन गया, जब उन्हें 30 साल पुरानी एक खास तस्वीर भेंट की गई। पुरानी तस्वीर को देखते ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और वे अतीत की यादों में खो गए। दरअसल यह भावुक क्षण तब बना जब धनबाद जदयू जिलाध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात कर वर्ष 1995 में धनबाद स्टेशन परिसर में खींची गई तस्वीर उन्हें सौंप दी। उन्होंने इस दुर्लभ तस्वीर को इतने वर्षों तक सुरक्षित रखने और भेंट करने के लिए पिंटू सिंह का आभार जताया। टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 14% की शानदार वृद्धि दर्ज की। कुल बिक्री 4,28,329 यूनिट्स तक पहुंची, जिसमें जमशेदपुर स्थित मदर प्लांट की अहम भूमिका रही। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और खनन क्षेत्र की तेजी से प्राइमा और सिग्ना जैसे हैवी ट्रकों की मांग बढ़ी। झारखंड में जामुमो और कांग्रेस गठबंधन के भीतर तनाव बढ़ रहा है, जो असम चुनाव में तालमेल की विफलता और कांग्रेस की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण है। राजद भी सतर्क है और तेजस्वी यादव विधायकों का मूड जानने रांची आ रहे हैं। हालांकि हालिया घटनाक्रम इस स्थिर दिखने वाले समीकरण के भीतर उभरती दरारों की ओर संकेत कर रहे हैं। सवाल उठने लगा है कि यह केवल सामान्य राजनीतिक दबाव है या गठबंधन किसी गहरे अंतर्विरोध की ओर बढ़ रहा है। जमशेदपुर में मौसम का मिजाज अनिश्चित बना हुआ है। 4 अप्रैल तक लू और 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने का येलो अलर्ट है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को धूप से बचने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी है। तपती गर्मी के बीच राहत की खबर यह है कि 5 अप्रैल को मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग ने इस दिन तेज आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 6 अप्रैल को भी हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे बढ़ते तापमान से कुछ हद तक निजात मिल सकती है। इससे राहत मिलने की संभावना है। साकची स्थित उत्कल एसोसिएशन में आयोजित समारोह की शुरुआत राज्य गीत वंदे उत्कल जननी से हुई। इसके बाद ओडिशा से आई नृत्यांगना डांस ग्रुप की टीम ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। ओडिशी और संबलपुरी नृत्यों की मोहक प्रस्तुति ने दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया और अपनी गौरवशाली संस्कृति की याद ताजा कर दी। कार्यक्रम का उद्घाटन यूसिल के वित्त निदेशक डॉक्टर विक्रम केशरी दास ने किया। देवघर में घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार भू अर्जन विभाग के प्रधान लिपिक निरंजन कुमार और अनुसेवक नूनदेव प्रसाद यादव को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने निलंबित कर दिया है। उपायुक्त ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दोनों पर विभागीय कार्रवाई की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार 13 मार्च को एसीबी की टीम ने दोनों कर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 26 मार्च से इन्हें सेवा से निलंबित माना गया है। अगर आप रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, तो आपके लिए एक शानदार खबर है। डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम अपने ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर लेकर आया है, जिसके जरिए आप गैस सिलेंडर की बुकिंग पर 200 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। गैस के आसमान छूते दामों के बीच यह ऑफर आम आदमी के लिए बड़ी राहत बनकर आया है।
चाहे आपके पास भारत गैस, एचपी गैस या इंडियन का कनेक्शन हो, आप इस कैशबैक का फायदा उठा सकते हैं। सरकार ने PMAYG फेज 1 और फेज 2 के तहत कुल 4.15 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 3.90 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से करीब 2.99 करोड़ घर बनकर तैयार भी हो चुके हैं। इससे लाखों ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पक्का घर मिल चुका है। इस योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अब तक 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि राज्यों को जारी की है। इससे निर्माण कार्य में तेजी आई है और लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना शुरू हो गई है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वगणना में भाग लिया। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय राजधानी सहित 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक विशेष वेब पोर्टल के माध्यम से शुरू हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों की उपस्थिति में स्वयं जनगणना का विवरण भरा। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैंने अपनी स्वगणना पूरी कर ली है। आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। राजनाथ सिंह ने केरल में सैनिक सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश में ईंधन संकट से इनकार किया। उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना हॉर्मुज जलडमरु मध्य में टैंकरों की सुरक्षा कर रही है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि मौजूदा हालात में हमारा पड़ोसी कोई भी दुस्साहस कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो भारत की कार्रवाई अभूतपूर्व और निर्णायक होगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा का राजनीतिक सफर सीमित प्रभाव से शुरू होकर मुख्य विपक्षी दल बनने तक का रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जिससे वोट प्रतिशत बढ़ा। लंबे समय तक राज्य की राजनीति में हाशिए पर रही और शहरी क्षेत्र तक थोड़ा असर रखने वाली भाजपा ने एक दशक में अपने वोट प्रतिशत और राजनीतिक प्रभाव दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि की। यही वजह है कि 2016 के विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटों पर सिमटी भाजपा 2021 के चुनाव में लंबी छलांग लगाते हुए 77 सीटें हासिल कर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई।